तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विथ आर्या में। हम लोग देख रहे थे लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक, जिसका हम लोग बायोलॉजी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत के भूगोल का जो भी चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 21 तक सभी देश सभी सिलेबस कवर करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं लूसेंट की बुक कितनी इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बिहार के जितने एग्ज़ाम्स है, बीपीएससी एईडीओ, बिहार सीजीएल 4 और बिहार दरोगा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए लूसेंट की बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। भारत का भूगोल से शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो आए आप लोग तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल सामान्य जानकारी, पहला चैप्टर दिया हुआ है सामान्य जानकारी। देखते हैं हम लोग। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में एवं उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। बोल रहा है भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में है और जो उत्तरी हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। कौन कौन से? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। 8वां बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये जो भी डाटा आप लोग पढ़ रहे हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिया है। आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं रूस। ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं, जिसमें भारत का स्थान दूसरा है। आगे, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है एवं पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है इस तरह से, उत्तर से दक्षिण ये 3,214 किलोमीटर है और जो पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम इस तरह से वो 2,933 किमी है। आगे देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516 किमी है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर और इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किमी।
आगे चलते हैं। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। प्रादेशिक सीमा का विस्तार समुद्र में कितना है? 12 समुद्री मील तक। आगे दिया है भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। भारत के 7 पड़ोसी देश जो है उनकी सीमाओं की लंबाई दी हुई है। किस देश से भारत की कितनी लंबी सीमा लगती है ये दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। बांग्लादेश भारत से लगता है 4096 किलोमीटर की लंबाई लगती है। सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? देखते हैं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश से। आगे चीन का देखते हैं। 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है चीन का भारत से। सीमावर्ती राज्य देखते हैं। लद्दाख, यूटी है जो लगता है चीन से, और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। सबसे लंबी स्थलीय सीमा है चीन की। आगे पाकिस्तान 3323 किलोमीटर लगता है भारत से। राज्य कौन कौन सा लगता है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। आगे नेपाल 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है नेपाल का भारत से। कौन कौन सा राज्य लगता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। आगे म्यांमार का लगता है 1643 किलोमीटर। कौन कौन सा राज्य लगता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। आगे भूटान का देखते हैं। 699 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत से। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य लगता है भूटान से। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और एक यूनियन टेरिटरी लगता है लद्दाख, जो कि पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में आता है। आगे कुल सीमा लगती है 15,106.7 किलोमीटर की। आगे एक नोट दिया है, देखते हैं। भारत के कुल 16 राज्य व 2 संघ शासित क्षेत्र पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये 7 देश हैं जो समुद्री सीमा से लगते हैं भारत के। आगे देखते हैं। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा राज्य दिया हुआ है। कौन सा राज्य अपने पड़ोसी देश से सबसे अधिक लंबाई में लगा हुआ है? देखते हैं। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, 2216.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल से साझा करता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नेपाल से साझा करता है 651 किलोमीटर की सीमा। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है 520 किलोमीटर की। भूटान से असम करता है 267 किलोमीटर की। पाकिस्तान से राजस्थान करता है 1170 किलोमीटर की सीमा लगता है। आगे चीन से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है 1080 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। आगे दिया हुआ है, देखते हैं। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। सबसे पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख है। काराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुश्ताक उप श्रेणी में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात व पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु भारत का सरक्रिक गुजरात में है और पूर्वी बिंदु किबुती में है। किबुती अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसका पहले नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है। आगे चलते हैं।
कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कैलिमेरी तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। तो कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। पॉइंट कैलिमेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। एवं पॉइंट पेड्रो कहाँ है? जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। आगे देखते हैं, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। भारत एवं चीन की सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? 3 सेक्टरों में। आगे एक नोट दिया है, देखते हैं। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किमी लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। आगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। आगे देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेडक्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। आगे, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं? पटकाई की पहाड़ियाँ। आगे देखते हैं, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु है। राम सेतु कहाँ है? पाक जल डमरू मध्य में ही। आगे देखते हैं, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। आगे चलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आगे एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं। विश्व के देशों में आम सहमति के तहत मानक याम्योत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना गया है। आगे, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर जाती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। बहुत फेमस ट्रिक है एक इसका, आप लोग जानते होंगे, मित्र पर गमछा झाल। आगे चलते हैं, नोट देखते हैं। बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। आगे, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है? 5 देश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों यथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। आगे, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश आता है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पाकिस्तान सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं। राजस्थान 1170 किमी की सीमा साझा करता है। गुजरात 506 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान से एवं पंजाब 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान से। आगे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। आगे, 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। आगे, यांग्याब दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याब दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। आगे देखते हैं, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी लंबाई कितनी है? 5624 मीटर। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग A1A लेह को जोजिला होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम भृंगुतुंग था। इस दर्रे का पुराना नाम भृंगुतुंग था। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ती है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। तुजू दर्रा भारत, मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है।
भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है, मणिपुर राज्य को जोड़ता है, भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा। आगे सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। आगे चलते हैं, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ती है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है, जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। एक नोट दिया है, देखते हैं। मेघालय की खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। आगे क्या दिया है, जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। जाफना जो कि एक तमिल बहुल क्षेत्र है, ये श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। श्रीलंका से किस दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है, एलिफेंटा दर्रे द्वारा। आगे भारत के प्रमुख दर्रे दिए हुए हैं, देखते हैं। दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, अघिल दर्रा लद्दाख में है, पीरपंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। आगे दिया है भारत का भौतिक स्वरूप, दूसरा चैप्टर दिया है, देखते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप दूसरा चैप्टर। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हैं। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। 43% भूभाग पर क्या है, विस्तृत मैदान। आगे देखते हैं। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। आगे भूवैज्ञानिकों के मतानुसार हिमालय का निर्माण भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार टेथिस सागर की उथली भूमि पर हुआ है। आगे एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं। भूसन्नति सिद्धांत सबसे पहले अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स हॉल और जेम्स डी डॉना ने प्रस्तुत किया था। बाद में जर्मन भूवैज्ञानिक लियोपोल्ड कोबर ने इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया। भूसन्नति अब एक पुरानी अवधारणा है जो आधुनिक भूविज्ञान में प्लेट टेक्टोनिक्स ने उसकी जगह ले ली है। आधुनिक विज्ञान में प्लेट टेक्टोनिक्स ने उसकी जगह ले ली है। आगे
हैरी हेस के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराव का परिणाम है। हैरी हेस ने जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने क्या बताया था कि हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है। ये हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। आगे, हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। आगे, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। केटू या गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर। आगे नोट क्या दिया है? काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है जो बागानों, बैक्टीरियन ऊंटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान की खेती कहाँ की जाती है? कश्मीर में। कश्मीर हिमालय जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। आगे, करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। वृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोर्टुला, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं। वृहद हिमालय में कौन सा दर्रा है? जोजिला। पीर पंजाल में कौन सा दर्रा है? बनिहाल। जास्कर श्रेणी में कौन सा दर्रा है? फोर्टुला। लद्दाख श्रेणी में कौन सा दर्रा है? खारदुंगला। आगे चलते हैं, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं वूलर तथा खारे जल की झील पैंगोंगसो और सोमोरी स्थित है। 2 झीलें हैं कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। मीठे जल की झील डल एवं वूलर झील। मीठे जल की झील कौन सी है? डल और वूलर झील। और खारे जल की झील कौन सी है? पैंगोंगसो और सोमोरी। ये खारे जल की 2 झीलें हैं। आगे चलते हैं, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारी शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। आगे, हिमाद्री अथवा सर्वोच्च या वृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, नेपाल, इसी श्रेणी में स्थित है। वृहद हिमालय में स्थित है सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, नेपाल। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट एवं नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। आगे नोट देखते हैं, वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। आगे, हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इसी श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। ये जो पर्यटन स्थल है, घूमने की अच्छी अच्छी जगह है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब किस हिमालय में स्थित है? लघु हिमालय में। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं
और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइयां पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति रहती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ चाय बागान लगाए थे। दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है ना, दार्जिलिंग की चाय। आप लोग को चाय बागान देखना हो तो आप लोग दार्जिलिंग घूमने चले जाइए, असम चले जाइए, वहाँ चाय की खेती पहाड़ों पर होती है। आगे नोट दिया है, देखते हैं। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। आगे शिवालिक दिया है। शिवालिक अर्थात निम्न या वाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, सबसे बड़ा दून, और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई। आगे देखते हैं। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन दिया है। अभी तो हम हिमालय का फिजिकल डिवीजन देख रहे थे, जो वाह्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, 4 हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। तो एक किसने किया है? सिडनी बुराड़ नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया, जो निम्न है। पंजाब कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच स्थित है। कश्मीर हिमालय सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर सतलज नदी एवं काली नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय किस नदी के बीच स्थित है? सतलज नदी और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित है। असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित है। असम हिमालय किसके बीच स्थित है? तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच। आगे देखते हैं। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा एवं चरारे शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल स्थित है। ये जो तीर्थ स्थल है वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ, ये किस हिमालय में स्थित है? कश्मीर हिमालय में। आगे कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी प्रमुख महत्वपूर्ण चोटियां हैं नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपूज। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, दून एवं द्वार घाटी भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। नोट देखते हैं एक। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भौगोलिक रूप से पास पास स्थित है। दोनों मिलकर एक संयुक्त यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाते हैं। ये दोनों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये दोनों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। आगे देखते हैं।
हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चोटियों का क्रम पश्चिम से पूर्व लगाइए, पूर्व से पश्चिम लगाइए। जब आप लोग ध्यान से देखे रहेंगे, याद किए रहेंगे, रिवीजन किए रहेंगे, तभी ये आप सही कर पाएंगे। तो यहाँ पूछा था, बोला है पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम लगाइए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा जाएगा, इधर से इधर जाएगा। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं, डाफला, मेरी, अहोर एवं मिसमी। अरुणाचल प्रदेश की कौन कौन सी पहाड़ियां प्रमुख है? डाफला, मेरी, अहोर एवं मिसमी। यह नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए। ये जो डाफला, मेरी, अहोर और मिसमी नाम है, ये वहाँ की स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। आगे, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां जो कि हिमालय के अंतर्गत आती हैं निम्न है। पटकोई-बोम अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़ियां नागालैंड, लेमाटोल पहाड़ियां मणिपुर, मिजो पहाड़ियां मिजोरम में है। आगे, लेमाटोल के पश्चिम में बराइल की पहाड़ियां असम में हैं। लेमाटोल के पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ियां असम में हैं। खासी पहाड़ियों पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग एवं चेरापूंजी स्थित है। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग एवं चेरापूंजी स्थित है। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी स्थित है। इन पहाड़ियों के नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए। ये जो पहाड़ियों के नाम आप लोग देख रहे गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी पहाड़ियाँ वहाँ की स्थानीय जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। आगे देखते हैं। गारो, खासी एवं जयंतियों की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलांग का पठार कहते हैं। शिलांग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा व मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है। आगे देखते हैं। हिमालय भारत के 9 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा। हिमालय भारत के 9 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला था, जो कि हमने आपको बताया। आगे चलते हैं, देखते हैं। उत्तरी भारत का मैदान दिया हुआ है, देखते हैं। उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किमी और औसत चौड़ाई 150 से 300 किमी है। उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तर भारत के मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई, जलोढ़, खादर एवं बांगर। भाबर, अगला हेडिंग देखते हैं। भाबर, यह 8 से 10 किमी चौड़ी पतली पट्टी है। भाबर, यह 8 से 10 किमी चौड़ी पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपात के समानांतर फैली है। ये शिवालिक की पहाड़ियाँ ऐसे गई हैं ना, उसके बाद भाबर का क्षेत्र है। ये जो 8 से 10 किलोमीटर पतली पट्टी के रूप में फैला है और ये शिवालिक के समानांतर ऐसे ही है, तो वही यहाँ पे दिया है। समानांतर फैली है। हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी एवं बड़े शैल और गुलाश्म जमा कर देती हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त भी हो जाती हैं। कभी कभी हिमालय श्रेणियों से बहकर जो नदियाँ यहाँ आती हैं, बड़े बड़े गुलाश्म, गोल चिकना पत्थर यहाँ जमा कर देती। कभी कभी नदियाँ यहाँ लुप्त भी हो जाती हैं, जब उनमें पानी नहीं रहता है तो दिखती भी नहीं है। आगे, तराई। भाबर के दक्षिण में तराई स्थित है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है।
जैसे हमने देखा ये शिवालिक पहाड़ियाँ, उसके नीचे 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैली भाबर की पहाड़ियाँ थी। उसके बाद यहाँ पे तराई है जो भाबर के समानांतर है, ये 10 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। आगे देखते हैं। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस क्षेत्र में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं। हमने बोला ना, जो भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं तो फिर वो तराई में दिखने लगती हैं। आगे, यहाँ नदियों की निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये क्षेत्र अनूप जल से घिरा हुआ दलदली बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है आगे तीसरी हेडिंग, जलोढ़। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बने होने के कारण बांगर और खादर कहलाते। जो पुराने जलोढ़ से बने होते हैं उन्हें बांगर कहते हैं और जो नए जलोढ़ से बने हैं उन्हें खादर कहते हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली नदियाँ अपने मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 50 से 100 मीटर है। आगे एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं। हरियाणा एवं दिल्ली सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। हरियाणा एवं दिल्ली सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच क्या है? जल विभाजक है। आगे देखते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी हैं। अरावली की पहाड़ियाँ सबसे पुरानी हैं जो कि प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी हैं। इसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इसकी कुल लंबाई 692 किमी मानी जाती है, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात के पालनपुर तक जाती है। ये दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान होते हुए अरावली की पहाड़ी गुजरात के पालनपुर तक जाती है। आगे, इसका अधिकांश भाग राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से लूनी नदी एवं पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। अरावली की पश्चिम की ओर से लूनी नदी और पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। जो गुजरात में कच्छ का रण है वहाँ पे लूनी नदी गायब हो जाती है। आगे, बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ से 5 किमी दूर अरावली पर्वतमाला की खमनोर पहाड़ियों के वीरों का मठ नामक स्थान से होता है। आगे नोट दिया है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे दी रिवर ऑफ इपीमेरल कहते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो जमीन में ही लुप्त हो जाती हैं। आगे देखते हैं। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। यह पठार त्रिभुजाकार है और इसकी ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला, दक्षिण में सतपुड़ा, पश्चिम में गुजरात की सीमा एवं पूर्व में बुंदेलखंड की उच्च भूमि है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास एवं सोयाबीन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। इस पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं चंबल, बेतवा, सिप्रा, काली, सिंध, पार्वती आदि। माही नदी इस पठार के पश्चिमी भाग से
प्रवाहित होती है। माही नदी का मुख्य जल स्रोत विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मेहत झील है, जहाँ से यह मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा ग्राम के पास से निकलती है। प्राचीन काल में मालवा अवंती महाजनपद का हिस्सा था। उज्जैन इसकी राजधानी थी। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, सांची का स्तूप, मांडू के खंडहर आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। एक नोट दिया है, देखते हैं। कर्क रेखा मालवा के पठार को दो हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा मालवा के पठार को दो हिस्सों में बांटती है। आगे देखते हैं। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। विंध्याचल का पठार कहाँ है? झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। आगे, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, जिसकी लंबाई 1036 मीटर, यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का सबसे संपन्न पठार कहा जाता है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ी है वो किस पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत पर। इसके पूर्वी हिस्से पे ताप्ती नदी निकलती है। इसके पूर्वी हिस्से पर ताप्ती नदी निकलती है। आगे देखते हैं। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्कन का पठार। आगे, धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। इसके पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किमी विस्तृत भ्रंश कगार है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में जो गिर की पहाड़ियाँ मिलती है, वहाँ एशियाई शेर के लिए वो पहाड़ियाँ विख्यात है। आगे, पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं पश्चिमी घाट को, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं, केरल में अन्नामलाई कहते हैं, अन्नामलाई और इलायची कार्डामम पहाड़ियाँ, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री सर्वोच्च शिखर क्रमशः महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र में कलसुबाई 1664 मीटर, कर्नाटक में कुद्रेमुख 1892 मीटर है, महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है? विल्सन पॉइंट। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना निकलती है। महाबलेश्वर से कितनी नदियाँ निकलती हैं? 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना। आगे दर्रे के नाम दिए हैं, देखते हैं। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग, कौन से दर्रा से कौन सा रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है, दिया हुआ है, देखते हैं। थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग गुजरता है। भोरघाट दर्रे से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल एवं सड़क मार्ग गुजरता है। आगे पश्चिमी घाट के दर्रे दिए हुए हैं जिनका क्रम उत्तर से दक्षिण है, देखते हैं। थालघाट दर्रा 580 मीटर की ऊंचाई है, नासिक एवं मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। भोरघाट दर्रा 630 मीटर ऊंचाई है, मुंबई एवं पुणे के बीच संपर्क मार्ग है। पालघाट दर्रा 305 मीटर की ऊंचाई है, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। सेनकोट्टा दर्रा 280 मीटर, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग है। आगे नीलगिरी के बारे में दिया है, देखते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोडाबेट्टा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु के दोडाबेट्टा पे ही उटकमंड है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर ही नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट के अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अन्नाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। एक नोट दिया है, देखते हैं। अन्नाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम में अवस्थित है। आगे देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र, कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक का तटीय क्षेत्र, केनरा तट तथा मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र, मालाबार तट। आगे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहें कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मार्मागोवा गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, न्हावा महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। नोट दिया है छोटा सा। सॉल्स्टिस द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सॉल्स्टिस द्वीप पर, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है।
आगे देखते हैं, मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। आगे नोट दिया है, देखते हैं। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है जिसे पुन्नामदा कयाल में किया जाता है, जिसका आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। केरल में हर वर्ष एक नौका दौड़ होती है जो पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। आगे देखते हैं, पूर्वी घाट उत्तर में महानदी उड़ीसा से दक्षिण में वैगई नदी तमिलनाडु तक तथा लगभग 1131 किमी में फैला है। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। इसके अंतर्गत उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई, पालकोंडा एवं वेलिकोंडा तथा तमिलनाडु का पचमपल्ली एवं शिवराय की पहाड़ियां शामिल हैं। आगे, पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भूसन्नति के आधार पर हुआ है। आगे, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंडागड़ा 1690 मीटर है जो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश राज्य में अरमाकोंडा 1680 मीटर है, जबकि तीसरी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर की चोटी है। आगे, कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। तमिलनाडु के जवादी पहाड़ियों के दक्षिणी पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल है, कावेरी एवं पेन्नार नदियों के बीच। आगे, पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी जेडंग कोरसर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। आगे, पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज़्यादा मिलती हैं। पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज़्यादा मिलती हैं। आगे, जावड़ी और शिवराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। जावदी और शिवराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। आगे, भारत के पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया है, देखते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट बोला गया है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा के तट को गोलकुंडा तट बोला गया है। गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहलाता है। उत्तरी सरकार तट कहलाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप जो कि उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट चेन्नई, चिल्का पुरी तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश। ये क्या है? लैगून है। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित चंद्रभागा समुद्र तट जो कोणार्क सूर्य मंदिर से 3 किमी पूर्व में है, भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला समुद्र तट है जो इसे पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ समुद्री तटों की श्रेणी में लाता है। आगे नोट में लैगून दिया है, देखते हैं। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। आगे देखते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मरकत द्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 572 छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें से लगभग 38 द्वीप आबाद हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। ये द्वीप समूह 2 मुख्य समूहों में बटा है, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। दोनों द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल नामक जलसंधि अलग करती है। निकोबार द्वीप समूह के 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप है, जहां कारी जनजाति रहती है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्रीविजयपुरम दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यह केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा बंदरगाह है। श्रीविजयपुरम को पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था। श्रीविजयपुरम को पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते थे। आगे नोट दिया है, देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में है। यहाँ से एक ही लाइन से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। पहली तो ये बन जाती है सैडल चोटी कहाँ पे है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दूसरी किस अंडमान में है, उत्तरी अंडमान या दक्षिणी अंडमान, तो उत्तरी अंडमान में है। इसकी ऊंचाई पूछ देता है कभी कभी, तो सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है, 738 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडमान व निकोबार पर्वत शिखर, कौन कौन सा शिखर है, उसकी अवस्थिति क्या है और उसकी ऊंचाई कितनी है, दिया हुआ है, देखते हैं। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। माउंट थोलियर ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। माउंट डिओवली मध्य अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 515 मीटर। माउंट कोयोबू दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 460 मीटर। माउंट मणिपुर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 450 मीटर। आगे माउंट हैरियट का नाम अक्टूबर 2021 में बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया। माउंट हैरियट का नाम अक्टूबर 2021 में बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया। आगे एक नोट दिया है, देखते हैं। सेल्यूलर जेल जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है, श्रीविजयपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है, श्रीविजयपुरम में। इसका निर्माण अंग्रेजों ने 1896 से 1906 के बीच भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिक कैदियों को कठोर सजा देने के लिए किया था। सेल्यूलर जेल काला पानी की सजा। आगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप का 2018 में नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया और सुभाष चंद्र बोस और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए किया गया था। कुछ अन्य द्वीप जिनके नाम बदले गए हैं, रॉस द्वीप समूह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह, विल द्वीप समूह, शहीदी द्वीप। आगे जनवरी 2023 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अमान द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम रखा गया था। जिन द्वीपों का कोई नाम नहीं था, उनका नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों का नाम रखा गया था। आगे देखते हैं। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप के द्वारा समुद्र से विलग है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। आगे
यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा में। आगे दिया हुआ है प्रमुख जल अंतराल, कौन कौन सा चैनल है, किसके किसके मध्य है, ये दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट भी है, तो देखते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। आगे लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य है। आगे नोट दिया है, देखते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। आगे दिया हुआ है व्हीलर द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है व्हीलर द्वीप। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है वर्तमान में? अब्दुल कलाम द्वीप। आगे पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। आगे बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किमी लंबा सागर हुगली के निकट 20 किमी लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जहां न्यूमीर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। आगे सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन में कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। नोट दिया है, देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें 11 द्वीप पर ही आबादी है। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हैं। केरल के तट से 280 किमी से 480 किमी दूर स्थित है। द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलीन है, जिस पर आबद्ध गुटिकाएं, छोटी छोटी गोल व अंडाकार कंकड़, सिंगिल समुद्री लहरों से घिसकर चिकनी गोल या अंडाकार पत्थर, गोलास्मिकाएं, बड़े आकार के गोल पत्थर पाए जाते हैं। पुलिंग का आकार अर्धचंद्राकार होता है, जो समुद्र के किनारे पानी के पीछे जाने से बनता है। आगे पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। तो लक्षद्वीप समूह का एकमात्र ही ऐसा द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है, कौन सा है? अगाती। और पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य है। पिटली द्वीप पे मनुष्य का निवास स्थान तो नहीं है, लेकिन एक पक्षी अभयारण्य है। आगे चलते हैं। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है।
महलदेवही लिपि में लिखी जाती, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। वैसे तो लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय एक अपवाद है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। आगे चलते हैं, नोट देखते हैं। भारत की प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरी जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों पर पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। आगे भारत की प्रमुख घाटियां दी हुई हैं, देखते हैं। घाटियों का जो चार्ट दिया गया है देखते हैं। चलिए, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है। धर्मशाला कांगड़ा घाटी में ही स्थित है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। साहिल वर्मन ने 920 में रावी नदी के तट पे बसाया था चंबा घाटी को। आगे लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश में है। इससे होकर चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में है। छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। आगे स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ताबो मठ अवस्थित है। इसे लामाओं की भूमि कहा जाता है। यह भारत की सबसे लंबी घाटी है, स्पीति घाटी। आगे पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश पंगवाल एवं भोटिया लोगों का निवास स्थान है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी यहाँ बहती है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, इसे बाजपा घाटी भी कहते हैं। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश कुल्लू में व्यास एवं पार्वती नदी के संगम पर स्थित है। मनी रन गर्म जल फव्वारा हॉटस्पॉट स्थल स्थित है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में है, जो सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मरखा घाटी लद्दाख में है। हिमिस नेशनल पार्क को मार्ग प्रदान करता है। नुब्रा घाटी लद्दाख में है। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी का उद्गम क्षेत्र है। सुरु घाटी लद्दाख में है। सुरु नदी सिंधु की सहायक नदी इसी घाटी में बहती है। गलवान घाटी लद्दाख में है। यह लद्दाख व अक्साई चीन तक विस्तृत है। आगे देखते हैं, दून घाटी दिया हुआ है, उत्तराखंड में है। दून घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे दी हुई है जोहार घाटी, ये भी उत्तराखंड में है। यह लद्दाख एवं अक्साई चीन तक विस्तृत है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, यहाँ ऋषि गंगा नदी बहती है। 2005 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। सोर घाटी उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ में स्थित है। सोर घाटी उत्तराखंड में है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे धर्मा घाटी उत्तराखंड में है। इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी के द्वारा होता है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। यह गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं। यहाँ आप कुछ लुप्त प्राय वन्यजीव प्रजातियों जैसे कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भारल या हिमालयन नीली भेड़ को भी देख सकते हैं। युमथांग घाटी सिक्किम में है। हॉट स्प्रिंग एवं रोडोडेंड्रॉन झीलों के लिए प्रसिद्ध है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है। यह डोकलाम पठार में अवस्थित है। यहाँ भारत, भूटान एवं चीन तीनों देशों की सीमाएं मिलती है। नाथुला एवं जेलेपला दर्रा इसी घाटी में खुलते हैं। यहाँ से कैलाश मानसरोवर या तीर्थयात्री जाते हैं चुम्बी घाटी से। आगे जूके घाटी नागालैंड में है। यह नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा पर स्थित है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं। किसे? जूके घाटी को।
आगे और भी घाटियाँ दी हुई हैं, देखते हैं। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है, यह कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। गंडीकोटा घाटी आंध्र प्रदेश में, इसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कंबम घाटी तमिलनाडु में है, यह थेक्काड़ी, वरुशनाडु एवं कोडाइकनाल पहाड़ियों से घिरा है। शांत घाटी केरल में है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेओरा घाटी पश्चिम बंगाल में है, नेओरा घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और देखते हैं, बराक घाटी असम में है, इस घाटी का नाम बराक नदी पर पड़ा है। सिल्वर इस घाटी का प्रमुख नगर है, यह क्षेत्र चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है, इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। यहाँ के वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, भारत में सूर्योदय सबसे पहले यहीं होता है। डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, भारत में सूर्योदय सबसे पहले यहीं होता है। आगे भारत की नदियाँ दी हुई हैं, देखते हैं भारत की नदियों के बारे में। कौन कौन सी नदियाँ दी हुई हैं? वैसे तो सारी नदियाँ इम्पॉर्टेंट ही हैं, लेकिन आप लोग को जो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी, जैसे सिंधु नदी, ये जो इधर का क्षेत्र है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। गंगा नदी इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याम्बाब हिमनद से इसका उद्गम होता है। ये अपना मुहाना बनाता है अरब सागर में। सिंधु नदी, इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, जबकि भारत में ये 1114 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। आगे इसके बारे में, इसकी सहायक नदियां हैं जास्कर, श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, सीगर, ग्रेसिंग, द्रास, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास एवं झेलम। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। आगे झेलम नदी के बारे में देखते हैं। वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील चिनाब नदी में मुहाना बनाता है झेलम नदी का। आगे 724 किलोमीटर बहती है झेलम नदी, भारत में 400 किलोमीटर। श्रीनगर में शिकारा तथा बजरी चलाए जाते हैं। श्रीनगर में शिकारा तथा बजरी चलाए जाते हैं। आगे रावी नदी कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप चिनाब नदी से उद्गम होता है। 725 किलोमीटर बहती है। यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है चिनाब नदी। आगे चिनाब नदी देखते हैं। चंद्र एवं भागा इसके उद्गम स्थान है। सिंधु नदी जो लाहौल के बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है, कितना बहती है? 1180 किलोमीटर बहती है भारत में। आगे यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं व्यास नदी के बारे में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप हरिके कपूरथला के व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई के समीप सतलज नदी। आगे सतलज नदी से उद्गम होता है, 470 किलोमीटर बहती है। आगे देखते हैं। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है व्यास नदी। आगे सतलज नदी देखते हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित है। राकसताल झील से निकलती है। उच्च सरीफ से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर में चिनाब से उद्गम होता है। लगभग 1500 किलोमीटर बहती है। भारत में 1050 किलोमीटर बहती है। यह नदी सिपकिला दर्रे से होकर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियों में सबसे लंबी है सतलज नदी। आगे गंगा नदी देखते हैं।
गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी। समुद्र तल बंगाल की खाड़ी से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई से उद्गम होता है। 2525 किलोमीटर बहती है। भारत में गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। आगे यमुना नदी के बारे में देखते हैं। बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर। उद्गम प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। 1315 किलोमीटर बहती है। इसकी सीमा चंबल, बेतवा तथा केन, ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। चंबल, बेतवा तथा केन। आगे चंबल नदी के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना इटावा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में मऊ के समीप जाना मध्य के समीप से निकलती है। पावा पहाड़ी सिंगार चोटी समुद्र तल से 843 मीटर की ऊंचाई पर है। इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में गिरती है। 995 किलोमीटर बहती है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण। इसकी सहायक नदियां हैं काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी एवं मेज। आगे देखते हैं। शारदा, काली नदी, कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमालय, बहराम घाट के समीप घाघरा नदी से उद्गम होता है। आगे 620 किलोमीटर बहती है। उद्गम मिलाम से होता है। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में गिरती है। आगे इसकी सहायक नदियां शर्मा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा चौकियां हैं। आगे घाघरा या कौरियाला नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर पश्चिम में मप्सासुंग हिमानी से निकलती है। आगे उत्तर सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है। 1080 किलोमीटर बहती है। शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण करती है। काली नदी, चौकियां तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं गंडक नदी के बारे में। नेपाल में शालिग्राम व मैदानी भाग में नारायणी नेपाल से निकलती है। आगे पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। भारत में 425 किलोमीटर बहती है। सहायक नदियां काली, गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाली गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। आगे कोसी नदी के बारे में देखते हैं। गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है। कारागोला के दक्षिण पश्चिमी में गंगा नदी में मिल जाती है। 430 किलोमीटर बहती है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी। तिब्बत में पंगचू। सहायक नदियां हैं यारू, सुनकोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भोटकोसी, तंबा कोसी आदि। आगे देखते हैं बेतवा या वेत्रवती। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से उद्गम होता है। हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। 480 किलोमीटर बहती है। उत्तरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण होता है। आगे देखते हैं सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। 480 किलोमीटर बहती है। नर्मदा के समीप उद्गम होता है। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो एवं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किमी की दूरी पर स्थित चेमायुंगडुंग हिमानी ऊंचाई समुद्र तल से 5150 मीटर।
बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 2900 किलोमीटर बहती है। भारत में 916 किलोमीटर बहती है। प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, धनसिरी, जिया भरेली, संकोच, तीस्ता बांग्लादेश में। चलिए आगे देखते हैं। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, लेकिन सतलज नदी सिंधु की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी का अर्थ जल प्रवाह और जलग्रहण क्षेत्र से है, जबकि सबसे लंबी का अर्थ कुल लंबाई से है। आगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। यह गंगा की मुख्य धारा है। यह गंगा की मुख्य धारा है। आगे अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में माहसीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। आगे अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। आगे चलते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पाबना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है। इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर में पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी उद्गम मणिपुर की माउंट जानापू पहाड़ी है। आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यरलुंग जंगबो नदी चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किमी की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, बांग्लादेश में जमुना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं बूढ़ी दिहांग और धनसिरी दक्षिण व कलंग, जबकि दाएं तट पर मिलन वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस एवं संकोच। सुबनसिरी का उद्गम तिब्बत में है और यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी फिर बांग्लादेश में गोलपारा के पास प्रवेश करती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी असम के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है और दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और इसके बाद यह जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात है। पूरी तरह राजस्थान में बहने वाली बनास नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है, जो राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण जलाशय है। आगे देखते हैं। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि
1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है। आगे देखते हैं। नोट दिया है, हरियाणा और दिल्ली राज्य अंबाला के आसपास की भूमि सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में एवं पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान लगभग 1800 किमी फैला हुआ है, लेकिन उसके ढाल में गिरावट मुश्किल से लगभग 300 मीटर का है। आगे देखते हैं। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे, गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है। आगे, बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिहाई मुख बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी तथा वैगई है। ये इम्पॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय नदी का उत्तर से दक्षिण क्या क्रम है या दक्षिण से उत्तर किस क्रम में है, ये पूछ लेता है एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए क्वेश्चन। तो उत्तर से दक्षिण है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती। आगे, 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत को 2 बड़ी नदियों गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम शहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा एवं गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी एवं जुआरी। मांडवी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट की ढलानों में उत्पन्न होती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोनानी के नाम से जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की पांबा नदी बेम्बानद झील से गिरती है। केरल की पांबा नदी बेम्बानद झील में गिरती है। आगे चलते हैं, देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें दी हुई हैं। देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं भारत में। चलिए देखते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको कोई और भी बुक पढ़नी है, आपका जो भी एग्ज़ाम्स है, जिस एग्ज़ाम्स के लिए जो भी बुक्स पढ़नी चाहते हैं आप लोग कमेंट कर दीजिए, वो बुक हम लेकर आएंगे आप लोग के लिए। उस बुक की समरी, चलिए। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा है, जो उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है।
वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किमी, चौड़ाई 8 से 20 किमी तथा गहराई लगभग 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, क्षेत्रफल 230 किलोमीटर, राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, 160 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। वुलर झील पर कौन सी परियोजना स्थित है? तुलबुल परियोजना। आगे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन्स कहते हैं। विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन्स कहते हैं। आगे देखते हैं। ऊट कडाल पुल डल झील के बीच स्थित है। इसका अधिकांश भाग निशांत बाग से दिखाई पड़ता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट, नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। आगे झील दी हुई है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, उनका नाम दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। डल झील जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में, मानसबल झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में, नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। देखिए ये जो नाग वाला सब है ना, झील नाग नाग करके, ये सारा जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। आगे, नागिन झील जम्मू कश्मीर में, सात ताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, राकसताल उत्तराखंड में, मालाताल उत्तराखंड में, देवताल उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल उत्तराखंड में, खुरपा ताल उत्तराखंड में। अब देखिए जितना भी ताल लगा हुई झील थी सारा उत्तराखंड में है। आगे, सांभर झील राजस्थान में, कलिवेली झील तमिलनाडु में, खेचियोपट्टी झील सिक्किम में है। आगे इधर देखते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। राजसमंद झील राजस्थान में है, पिछौला झील राजस्थान में है, लूनकरसनर झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में, फतेह सागर झील राजस्थान में, डीडवाना झील राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर में है, पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, वेम्बनाड झील केरल में है, अष्टमुदी झील केरल में है, पेरियार झील केरल में है, खाजियार झील हिमाचल प्रदेश में, भोपाल झील मध्य प्रदेश में है। हमने झीलों को देखा। अब आगे चलते हैं। चौरस सतह तथा अनप्रवाही द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा तथा सहारा में शिट्ट कहते हैं। सांभर एवं डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बालसन का, डीडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। सांभर झील बालसन का तथा डीडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है गुरु डोंगमार झील, जो समुद्र तल से लगभग 5430 मीटर ऊंची है। झील का नाम गुरु पद्म संभव गुरु रिम्पोछे के नाम पर पड़ा है। यह झील सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है। चोलामो झील, जिसे सोलामो झील भी कहा जाता है, भारत की दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जिसका समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5330 मीटर है, लगभग 17,500 फीट है। यह भी सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है। तीस्ता नदी का स्रोत चोलामो झील ही है।
आगे, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। यह एक क्रेटर झील है। यह कौन सी झील है? क्रेटर झील है। लोनार झील एक क्रेटर झील है। आगे, उकाई गुजरात तापी नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। आगे, भोपाल झील को परमार वंश के राजा भोज ने बेतवा नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बनवाया था। इसका क्षेत्रफल 31 वर्ग किमी है। झील के बीच में शाह अली शाह रहमतुल्लाह का मकबरा है। आगे, नागार्जुन सागर नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना, मंजरा नदी पर व तुंगभद्रा कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। आगे देखते हैं क्या दिया गया। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य में है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है? लोकटक झील में। आगे, हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। आगे चलते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल एवं लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। केरल में बताया था ना, वेम्बनाड झील में नौकायन प्रतियोगिता होता है, जो कि एक लैगून झील है। आगे चलते हैं। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। भारत का 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कलांगी एवं सुवर्णमुखी नदियां हैं। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नालौर जिला वाले हिस्से में, तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखूर झील कांवर झील बिहार में है, जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी है। जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमाव होने के कारण कांवर झील बनी है। आगे भारत के प्रमुख जलप्रपात दिए हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात दिए हुए हैं। पढ़ते हैं। कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर वरही पानी बुधौलंगा नदी उड़ीसा में एवं नोहकाली कई मेघालय है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भार चुक्की तथा बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। घोड़े के पैरों की आकृति समान होने के कारण भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। आगे प्रमुख जलप्रपात दिए हैं, देखते हैं प्रमुख जलप्रपात के बारे में। कुंचिकल वाराही नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में है, 455 मीटर की ऊंचाई है। बरहे पानी बुधबंगला नदी पर है, उड़ीसा में है, 399 मीटर की ऊंचाई है। नोहकाली कई वर्षा जल स्थित है। सोहरा राज्य मेघालय में है, मेघालय के सोहरा में है, 340 मीटर की ऊंचाई पर है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी
पर अवस्थित है और यह गोवा में है। 310 मीटर लंबा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आगे, जोग या गरसोप्पा शरावती नदी कर्नाटक में है, 255 मीटर की ऊंचाई पर है। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में 183 मीटर की ऊंचाई पर। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, कर्नाटक में 90 मीटर की ऊंचाई पर। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक में 52 मीटर ऊंचाई पर। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु में है। चुलिया चंबल नदी राजस्थान में है, 18 मीटर की ऊंचाई पर। पुनासा चंबल नदी पर है, राजस्थान में है, 12 मीटर की ऊंचाई पर। बिहार टोंस नदी पर है, राजस्थान में 100 मीटर की ऊंचाई पर। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में 10 मीटर की ऊंचाई पर। आगे, हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में 74 मीटर की ऊंचाई पर। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में 29 मीटर की ऊंचाई पर। आगे, नोट, सोहरा चेरापूंजी का स्थानीय नाम है जिसे स्थानीय लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजों ने इसे चेरापूंजी कर दिया था, जिसे मेघालय सरकार ने 2007 में फिर से मूल नाम सोहरा वापस रख दिया। जोग या गरसोप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। जोग या गरसोप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। चलिए, आप लोग अपना रिवीजन कीजिए। बाकी का चैप्टर हम अगले पार्ट में लाएंगे। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।